टू द चैनल आयुर्प्रेरणा और हम पढ़ रहे थे आयुर्वेद संग्रह बाय गोविंद पारेख। और जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 से लेके 20 तक के पेजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं और 1 से लेके 10 तक की फर्स्ट रिवीजन साइकिल और 11 से लेके 20 तक की फर्स्ट रिवीजन साइकिल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन लोगों ने ये सब पढ़ लिया है और हमारे साथ रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं और इतने हार्ड टॉपिक्स इतने इजी तरीके से पढ़ते जाते हैं और अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं तो आप ऑलरेडी बहुत बच्चों से आगे निकल गए हैं और अपना आयुर्वेद की तरफ एक बहुत अच्छा कदम उठा चुके हैं। तो आपके लिए थैंक यू सो मच और क्लैप्स। ठीक है, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 21। ठीक है, अब उसमें एक चीज आती है कि पेज नंबर 20 में हमने क्या पढ़ा था। हमने जो मूत्र का वर्णन आता है जो कि आचार्य चरक करते हैं वो पढ़ा था। अब आचार्य सुश्रुत का पढ़ने वाले हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि लास्ट के पेजेस जो हमने अभी तक पढ़े हैं हमेशा उसको रिवाइज करते चलो। जब हम पहली बार कोई एक पेज पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में हमें 20 मिनट्स लगते हैं मान लो, और उसको अगर हम नेक्स्ट डे ही पढ़ते हैं तो हमें कितना लगता है? फिर से अगर हमें कोई फर्स्ट टाइम चीजें नहीं रिवाइज हुई है तो सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। और उसी को अगर मैं जितनी ज्यादा बार पढ़ते चलूं उतना ज्यादा टाइम वो कम लेता है। ठीक है, जैसे कि पहली बार अगर हमने फर्स्ट टू 10 पेज पढ़े थे तब आपको सोचिए कितना समय लगता था, और आज अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं आयुर्वेदों के मतलब जो चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए, इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है और जितना बनता है हम आपको इजी तरीके से बता देते हैं। मतलब कहते हैं ना, तोप कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही पढ़ते चलिए, सारी चीजें है ना बहुत इजी हो जाएगी और डिफिकल्ट कुछ नहीं है अगर हम ठान लेते हैं तो। वैसे ही अब हमारा आयुर्वेद संग्रह बाय गोविंद बारेक बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगा कंप्लीट अगर आप इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहेंगे और चीजों को समझते चलेंगे। इंट्रोडक्शन बड़ा नहीं करते हुए आज का टॉपिक हम देखो, हम पहले है ना चरक रिवाइज कर लेते हैं कि फिर तब हमें इजी हो जाता है कि आचार्य चरक क्या कहना चाहते हैं मूत्र के वर्णन में और आचार्य सुश्रुत। ये पॉइंट्स आपके लिए इसलिए कि अगर आप कहीं भी ये चीज पढ़ रहे हो तो आप इजीली इसको रिवाइज कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या समझते हैं, आवी का देख लिया था हमने। सबसे पहले अगर इसको 3 पार्ट में हम रिवीजन करेंगे। पहले तो हमने किन किन के मूत्र माने थे, उसके बाद ये किस व्याधियों में यूज होता है, और सेकेंड जो मिड पॉइंट बनता है दैट इज वो कौन से रसों से युक्त है। तो मैं आपकी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका आपको आंसर देना है। सॉरी सॉरी, हुमा को क्या हुआ था? हुमा को क्या हुआ था? आंसर मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, माहिष का जो मूत्र था वो किस रोगों में उपयोग होता था और उसका रस क्या था? उष्ट का जो मूत्र था, मैंने इसमें जो गोविंद पारेख में पॉइंट नहीं लिखा था वो भी आपको बताया था वो क्या था। ठीक है, उदर रोग में किसका मूत्र इस्तेमाल होता है? पथ्य, सबसे बेस्ट पथ्य किसका मूत्र है? लवण रस प्रधान किसका है? कृमि कुष्ठ किस किसका है? ये सारी चीजें अगर आपको रिवाइज आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, स्क्रीन पे ना देखते हुए पढ़ेंगे। अब हम आचार्य गोविंद पारेख का जो, देखो मैं गोविंद पारेख ही बोलती हूँ, जीपी जीपी बोलती हूँ, उनकी जीपी अलग होती है, हमारी जीपी अलग होती है। ठीक है, अब हम पेज नंबर 20 पे पहुंचते हैं। ठीक है, अब 20 तक पहुंचने का मतलब आधी जर्नी आप कंप्लीट कर चुके हैं। 40 पे नहीं बोलूंगी मैं, 20 पे ही हमारी जर्नी, क्योंकि जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत यहाँ पर ये जो मूत्र का वर्णन आता है तो उनने देखो यहाँ गधी लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? गधी लिखा है। मतलब उन्होंने मूत्र का हमें फीमेल का लेना है। किसका लेना है? फीमेल का लेना है। वहां हमने उष्ट पढ़ रहे थे और यहाँ हम दधी पढ़ेंगे, बकरी भैंस। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हाथी, वहां घोड़े लिखा था लेकिन यहाँ क्या लिखा है? घोड़ी लिखा है। वैसे कि इतना स्पेसिफिक नहीं समझना है, तो भी जेंडर तो उन्होंने डिफरेंशिएट किया है लेकिन गुणता में भी थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। घोड़ी वात चेतो विकारुण, वातज रोगों में इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा त्वक रोग? तो जो हमारा दद्रु विकार होता है उसके लिए हम घोड़ी का मूत्र लेंगे। दधी की बात करें तो हमने लास्ट टाइम जब दधी पढ़ा था यानी खर पढ़ा था, हमने उसके लिए बोला था कि गधा मतलब पागल इंसान है, पागल है तो उन्माद अपस्मार के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? गर चेतो विकार नुत, ऊटनी का पढ़ते हैं, क्योंकि जब हमने इसके लिए उन्माद बोल दिया तो आचार्य सुश्रुत ने, हमने यहाँ उन्माद पढ़ा था और हम अब ऊटनी में उन्माद का देखो डिफरेंशिएशन पॉइंट याद रहना चाहिए। ठीक है, हस्ती के लिए अपन ने क्या पढ़ा था? कृमि कुष्ठ पढ़ा था ना, तो कृमि नहीं है लेकिन कुष्ठ तो है, तो डिफरेंशिएशन दूसरे का से क्या लेंगे?
किलास लेंगे, दूसरे क्या से हम लेंगे? किलास लेंगे। और यहाँ क्षार कर्मार्थ यूज किया है। अब मैंने आपको बोला था कि क्षार कौन सा रहता है? हमारा माहिश का रहता है। तो डिफरेंशिएशन पॉइंट समझ में आया? पहले हमने पढ़ा उन्माद का, दूसरा हमने पढ़ा किलास का, तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्षार कर्मार्थ का, और उसके बाद जो हम गधी का मुख, तो वर्ड से वर्ड निकालना है, तो गधी से गर्विश, गधी से गर्विश निकालेंगे। और उसके लिए कौन सा? ग्रहणी, ग्रहणी नायक लिखा हुआ है यहाँ, ग्रहणी नाशक होता है। और कृमि वात कफ, वात कफ। अब मुझे बता दो कि जब हमने ज्वर पढ़ा था तो ज्वर में वीके कौन था? हाँ, और किस किस में वात खराब होता है, और कौन से कुष्ठ का भेद भी वात खराब होता है। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं तो मतलब आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो यहाँ पर बचता है, अब इसका रेफरेंस भी अच्छे से याद कर लेना। का रस, सिर्फ अभी तक हम रस एक ही का पढ़ रहे हैं, दैट इज सतिक्तम लवणम भेदी। और ये सिर्फ वातग्न है, पित्त प्रकोपक है, तीक्ष्ण है, और क्षार कर्म और किलास में प्रयुक्त होता है। तो देखो सेम सेम पॉइंट्स लिख दिए उन्होंने कि क्षार क्षार, ठीक है, किलास किलास, ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पर उन्होंने क्षार कर्मार्थ लिखा था, यहाँ पर भी क्षार कर्मार्थ लिख दिया है। यहाँ पर बस दोषिक डोमिनेंस और रस एक्स्ट्रा बताए हैं, तो वो हो जाएगा हमारा वात को कम करने वाला, पित्त को बढ़ाने वाला, और पित्त और लवणम। ठीक है, डिफरेंशिएशन पॉइंट यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ 3 आते हैं। कृमि कुष्ठ वाला हमको याद रखना है कि वहां हस्ती कृमि कुष्ठ, यहाँ कुष्ठ और किलास है। ठीक है, उन्माद किसको बोला है? क्षार, क्षार कर्मार्थ कौन सा बताया है? क्षार रस कौन सा है? और ग्रहणी नाशक कौन सा है? नेक्स्ट पढ़ने वाले हम अब अजीर्ण। वर्ड क्या बोलता है? जो जीर्ण ना हुआ हो दैट इज अजीर्ण। आचार्य सुश्रुत और आचार्य काश्यप इसके 4 भेद बताते हैं। आम अजीर्ण, विदग्ध अजीर्ण, विष्ट्रब्ध अजीर्ण और रस शेष अजीर्ण। जैसे इनके नाम है वैसे इनका एक्सप्लेनेशन बनता है। जहां आम अजीर्ण में आम रह जाता है, विदग्ध अजीर्ण मतलब कोई भी चीज जलने की जो अवस्था होती है दैट इज विदग्ध अजीर्ण, विष्ट्रब्ध यानी जो चीज रुकी होगी, और रस शेष अजीर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन पॉइंट आता है आचार्य माधव का, क्योंकि वो 6 बोल रहे हैं, 4 तो सुश्रुत जैसे ही, और दिन पाकी अजीर्ण। व दूसरा जो उनका है वो है प्रकृत अजीर्ण, जो प्रकृति के अनुसार हो, दैट इज प्राकृत अजीर्ण। और आचार्य काश्यप और आचार्य सुश्रुत और वाग्भट में ये अजीर्ण से, जैसे कि इसको बोला जाता था, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको रट्टाफिकेशन माना जाता था। ठीक है, कि किन्होंने कितने अजीर्ण बताए, और आचार्य काश्यप उसके, देखो यहाँ पर मेन चीज ये है कि चिकित्सा भी बताई। अब पहले एक को समझते हैं, फिर दूसरे को समझेंगे, और फिर इनमें क्या रिलेशन और क्या डिफरेंशिएशन ये देखेंगे। ठीक है, आचार्य यहाँ पर सुश्रुत जी के बारे में बात करते हैं। आम अजीर्ण मतलब आम बना हुआ है, जब भी आम बना हुआ है तो चीजें डाइजेस्टिव फायर हमारी अच्छी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसकी चिकित्सा, उसको खाना नहीं देंगे, उसको लंघन करा देंगे। विदग्ध हो चुकी है, विदग्ध मतलब हम ये समझे कि अगर एसिडिटी हमारी बढ़ चुकी है, एसिडिटी बढ़ चुकी है, तो हम क्या करा देते हैं? एसिडिटी में वमन करा देते हैं। ठीक है, तो वमन हो जाएगा। विषतब्ध हो चुकी है मतलब कोई चीज जम चुकी है, जम चुकी है, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसमें मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए उसको स्टीम इनहेलेशन देंगे, अर्थात उसे स्वेदन देंगे। ठीक है, रस शेष अजीर्ण, रस शेष, जब भी हमारी नींद पूरी नहीं होती है, इसको ऐसे समझेंगे तो हम क्या बोल देंगे? शेष रह गई है। क्या शेष रह गई? हमारी नींद शेष रह गई है। उस उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे जाओ जाके सो जाओ। ठीक है, तो ये 4 याद हो गए और सारी चीजें समझ लिए। अब आचार्य काश्यप क्या बोलते हैं? काश्यप का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। यहाँ वो बोल रहे हैं, देखो यहाँ थोड़ा करेक्शन आएगा कि आम अजीर्ण में यहाँ लंघन प्रिंट है। अगर आपकी बुक में करेक्शन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप उदहरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उदहरण। आम अजीर्ण में लंघन की जगह उदहरण है, और विष्टब्ध अजीर्ण में, सॉरी, विदग्ध अजीर्ण में दिवा स्वप्न है। यहाँ पर वमन लिखा हुआ, इनने क्या किया? सेम टू सेम चीजें लिख दी, लेकिन इसमें करेक्शन है। जहां जिस पॉइंट पे करेक्शन है, हम गोविंद पारिक के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन ये काश्यप संहिता को ओपन करके देखेंगे तब आपको इस चीज का डिफरेंशिएशन पॉइंट मिल जाएगा कि आम अजीर्ण में उदाहरण बोला है, विदग्ध अजीर्ण में दिवा स्वप्न बोला है, और श्लेष्म अजीर्ण में स्वेदन बोला है, रस शेष अजीर्ण में शोषण बोला है। अब देखो, पहली ये चीज है कि क्या उन्होंने कौन सा चीज नहीं माना, चिकित्सा बाद में देखेंगे। पहले जो 4 टाइप्स हैं उसमें उन्होंने कौन सा नहीं माना? तो उन्होंने विष्टब्ध यानी जो चीज रुक गई थी वो नहीं मानी,
बच्चा है, बच्चे में कोई चीज नहीं रुकती, बच्चा ग्रोइंग एज का होता है। तब विष्टब्द किसने नहीं माना? अगर इसका कंफ्यूजन आपके दिमाग में कभी भी क्रिएट होता है तो उसको ऐसे समझना कि आचार्य काश्यप और आचार्य सुश्रुत ने इसके बारे में वर्णन किया है, तो बच्चा नहीं रुकता, तो विष्टब्दता जो होगी वो बच्चे नहीं मानेंगे, तो बच्चे में ये चीज नहीं आएंगी, तो विष्टब्द जीन इसमें नहीं आएगा। उन्होंने क्या लिखा? बच्चों में क्या होता है, श्लेष्म प्रधान होती है, इसलिए उन्होंने श्लेष्मजीर्ण बोला, चिकित्सा सेम रहेगी। अब इसकी उदाहरण और दिवा स्वप्न आप लिखेंगे अपने हाथ से, ये करेक्शन है तो अल्टीमेटली ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, एक चीज कंसेप्चुअल से समझो, डिफरेंशिएशन कौन से पॉइंट में ये समझो, और रस शेष अजीर्ण, हम इसमें सुला रहे थे लेकिन इसमें हम शोषण करेंगे। सुला रहे थे और शोषण करेंगे, सुला रहे थे और शोषण करेंगे। जिस भी चीज में डिफरेंशिएशन लगे या डिफिकल्ट लगे, और अगर वर्डिंग्स में जंबल हो रहा है, तो मैंने आपको बोला है उसको बार 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 बोलना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपकी टंग कंफर्टेबल हो जाएगी। देखो क्वेश्चन आंसर्स में ना क्लियर हो जाता है कि हाँ ये चीज आ रही है, हाँ ये चीज नहीं आ रही है। अब अश्मरी का जैसे आचार्य चरक कोई भेद नहीं मानते, क्या कोई ऐसा रोग मैंने आपको पढ़ा दिया है जिसका आचार्य चरक कोई रोग नहीं मानते? अगर आप अभी तक इसका आंसर बता पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बता पा रहे हो तो बेटा पढ़ लो। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है एटलीस्ट उतना तो कवर कर लो। उसका आंसर है भगंदर। ठीक है, अब सुश्रुत अनुसार इसके 4 भेद हैं, तो कौन कौन से 4 भेद? देखो सुश्रुत के वो पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जहां पर आचार्य सुश्रुत मास्टर है। ठीक है, मास्टर इन द सेंस उन्होंने वो चीज सबसे अच्छे से बताई है और अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है। अब यहाँ पर चरक आचार्य ने उसको चीज को नहीं देखा, इसलिए उन्होंने बोल दिया एक ही टाइप है। लेकिन जब आचार्य सुश्रुत की बात आती है तो उन्होंने 4 टाइप्स बताए और उसके बहुत अच्छे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स भी बताए हैं। वो फीचर्स को देखते हैं। देखो वात कोई भी चीज क्या होती है, शार्प होती है, ये चीज रखना। पित्त क्या होती है, वार्म होती है, और कफ क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, पहले ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। फिर कदम्ब पुष्पवत कंटक चिताहा, मतलब ये इतनी शार्प है, बात शार्प होता है तो बस इसमें शार्प वर्ड याद रखना है, कंटक चिता और कदम्ब पुष्पवत। कंटक चिता और कदम्ब पुष्पवत। पित्तज के लिए याद रखेंगे, इमेजिन करो एक भालू। ठीक है, मुझे अब भालू की ड्राइंग नहीं आ रही है। ठीक है, भालू, जो भालू है वो क्या खा रहा है? जैसे कि हमने वो पू वाला कार्टून देखा था, आप लोगों ने पू वाला कार्टून, तो उसमें जो पू वाला जो पेशेंट रहता है, वो जो कार्टून रहता है, वो क्या खाता है? मधु खाता है। ठीक है, तो वो हमारा जो पित्तज का भेद रहेगा, जो हमारा पू रहेगा, वो क्या खा रहा है? मधुवर्णी है, और वो भालू है, क्योंकि पू अल्टीमेटली भालू है, तो भल्लातक अस्ति प्रतिमा। क्या है वो? भल्लातक अस्ति प्रतिमा है। पहले यही चीज याद रखो। अब चलते हैं कफ की तरफ। कफ में क्या बोल रहा है? कफ में बोल रहा है वो अंडे हैं। किसके अंडे हैं? कुक्कुटांग अंड प्रतिमा। किसके? क से कफज, क से कुक्कुटांग अंड प्रतिमा, और इसमें मधुवर्णी था, तो इसमें क्या आ जाएगा? मधुक पुष्पवर्णी। क्या हो जाएगा? इसमें मधु था तो इसमें मधुक महुआ आ जाएगा। ठीक है, फ्लावर्स आया, जैसे कि महुए का फूल होता है, तो हमने अगर महुए का फूल बोला तो इसमें ये दोनों चीजें इसमें क्लियर हो जाएगी। अब डिफरेंशिएशन पॉइंट ये आता है कि आचार्य माधव निदान ने यहाँ पर क्या बोला? उन्होंने जस्ट अपोजिट बोल दिया। यहाँ उनने मधुक बोल दिया, यहाँ उनने मधु बोल दिया। तो याद किसका रखना है? हम याद रखेंगे पू को। हमारा पू क्या खाता है? मधु खाता है, तो भल्लातक अस्ति प्रतिमा मधु वाला होगा, ना कि मधुक पुष्पवर्णी, क्योंकि पुष्प के ऊपर क्या रखे हैं? अंडे रखे हैं। देखो इसका एक विजुअल निमोनिक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी तक तो चीजें समझ में आ रही है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब द्रव्य की कर्मानुकता देखते हैं हम, कि द्रव्य किस तरीके से काम करता है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो वमन विरेचन दोनों जो काम करते हैं वो अपने प्रभाव के अनुसार पढ़ते हैं। तो हम किसका पॉइंट पढ़ते हैं? हम आचार्य चरक का पॉइंट पढ़ते हैं। अब बात आती है आचार्य सुश्रुत की। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? वमन द्रव्य तो मान लिया उन्होंने प्रभाव से काम करते हैं, लेकिन विरेचन द्रव्यों को उन्होंने क्या बोल दिया? आप उसको हाईलाइट कर लो, कि क्योंकि ये चीज हमारे माइंड में सब कॉन्शियस फिट है। अगर उन्होंने पूछ लिया कि सुश्रुत अनुसार क्या होगा, तब हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तब वो हो जाएगा कि विरेचन के लिए उन्होंने गुण की प्रधानता मानी है। ठीक है, अब चलते हैं आर्तव
काल में मैथुन का क्या परिणाम हो सकता है? देखो, मैथुन कब करना है, कौन से हार्मोन्स पे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ये सारी चीजें हमने अच्छे से देख ली है। कितने टाइम का ऋतु परिचर्या काल हमें करना है, रजस्वला काल के कब किस आचार्य ने कितना बोला है, और वर्ण के अनुसार किसने बताया है, वर्ण के अनुसार क्या क्या एज होती है, ये सारी चीजें अगर आप क्लियर हो रही है, अब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, अब आर्तव काल में मैथुन का परिणाम देखते हैं। अगर जहां जो चीज मना करी गई है वहां आपने करी तो चीजें अच्छी नहीं होगी। वो यहां से हम देख सकते हैं फुल प्रूफ एग्जाम्पल। पहले आचार्य सुश्रुत का देखते हैं, फिर काश्यप का देखेंगे, देन आखिरी में हम भाव प्रकाश का देखेंगे। प्रथम दिन अगर मैथुन हुआ है तो पुरुष कैसा हो जाएगा, जो बच्चा होगा हमारा वो अनायुष होगा, और जो बालक की जन्मंत मतलब जैसा पैदा होगा वैसे ही मर जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, पहली बात तो वो आयु को नाश करने वाला होगा। दूसरे दूसरे और तीसरे के लिए उन्होंने सेम चीज बोल दी कि प्रसूता गृह, प्रसूता मतलब जहां पर डिलीवरी होगी, प्रसूता गृह में ही बालक की मृत्यु हो जाएगी, दूसरे और तीसरे में। और यहाँ पर क्या लिखा था, आयुष नाश वाला लिखा था। अब लास्ट क्या हो सकता है, अगर आप चौथे दिन जो इंडिकेटेड रहता है ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, आपका बालक दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। तो फोर्थ वाला बेस्ट है क्योंकि वो बताया गया है। सेकंड और थर्ड में चीज कॉमन है, फर्स्ट में उसकी आयु ही नहीं रहती है। अब आचार्य काश्यप के बारे में सुन लेते हैं। आचार्य काश्यप बोल रहे हैं कि अगर पहली बात तो वात गर्भ, वात मतलब कुछ है ही नहीं, वात गर्भ मतलब कुछ नहीं है। तो पहले दिन जो बोल रहे हैं आचार्य वो बोल रहे हैं वात गर्भ मतलब कुछ नहीं है, फल शून्य हो गया है। कैसा हो गया है, फल शून्य हो गया है, फर्स्ट डे। वर्ड याद रखना है, फल शून्य। फल शून्य कब होता है, फर्स्ट डे। और गर्भपात सेकेंड डे अगर आपने किया तो गर्भपात हो जाएगा। अब बताओ मुझे, हमने पढ़ा था गर्भपात का महाआचार्य सुश्रुत ने कितना बोला है, कौन से माह में गर्भपात की संज्ञा और कौन से माह तक गर्भ स्राव की संज्ञा दी है। जहां पर भी ऐसी चीज आती है जहां पर हम पुराने पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं, तो मैं मैक्सिमम कोशिश मेरी तरफ से ये रहती है कि आपको वो हो जाए, ताकि आपका पुराना को लिंक आगे पार्ट पीछे सपाट वाली स्टोरी नहीं है ना। प्रथम दिन करेंगे तो फलशून हो जाएगा, द्वितीय दिन करेंगे तो हमारा गर्भपात हो जाएगा, और तृतीय दिन करेंगे तो सूतिका ग्रह में मृत्यु। मतलब इनने ये ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पे कि इनका सेकंड और थर्ड और इनका थर्ड। ठीक है, अब आचार्य भाव प्रकाश के पास चलते हैं। उन्होंने वर्ड्स कुछ अलग दिए हैं। उन्होंने बोला है C1 B2 और R3। मैंने इसका निमोनिक बनाया था C1 B2 और R3। C1 से क्या समझना, प्रथम दिन चंडाली सदस्य, कैसा चंडाली C1, ब्रह्मधातिनी सदस्य दूसरा, और राजकी सदस्य तीसरा। बस C1 B2 R3 याद रख लो। भाव प्रकाश का इतने डीप में सिर्फ ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर गोविंद पारेख से किसी ने पढ़ा होगा, किसी एग्जाम बनाने वाले ने, तो उसको जैसे भाव प्रकाश खोलेगा तो जो हमने ये चीज पढ़ी होती है ना वो पहले दिखती है। तो अगर ये वाला पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपका इजी हो जाएगा। अब कोष्ठ में दोषों की कैसी स्थिति रहेगी, हमें पता है कि कोष्ठ मतलब हमारी गट, हमारी कैसी गट है, क्या हम बहुत अच्छी गट है आपकी, या मीडियम है, या वात प्रधान कुष्ठ क्रूर कोष्ठ है आपका। तो आचार्य चरक यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उदीर्ण पित्त मतलब पित्त को तो उन्होंने बोल दिया हाँ ये बड़ा हुआ है, और अल्प कम क्या है, कफ है, और मंद मारुता मतलब जो मेरी वात है वो कैसी है, मंद है। तो उदीर्ण पित्त, अल्प कफ और मंद मारुतः, ये किसके लिए दी गई है, ये मृदु कोष्ठ के लिए आचार्य चरक ने संज्ञा दी है। ठीक है, फिर से मेरे साथ बोलो, उदीर्ण पित्त, अल्प कफ, मंद मारुतः। समझ गए ना क्या कौन सी चीज होती है। अब आचार्य सुश्रुत यहाँ पे बोल दिए पित्त प्रधान। और अब बात आती है, मतलब इतना कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम मृदु कोष्ठी को कैसे समझते हैं, जैसे कि हमारी संहिता में लिखा गया है कि जिसमें दूध पीने से जैसे विरेचन हो जाता है, वो हो जाते हैं हमारे मृदु कोष्ठी। हम मध्यम कोष्ठी की तरफ चलते हैं। मध्यम कोष्ठी क्या बोलते हैं, आचार्य चरक इन्हें बोलते ही नहीं है, क्या बोलते हैं, नहीं बताया गया है। आचार्य सुश्रुत इसके लिए समदोष, जो चीज मध्यम है मतलब बैलेंस्ड है, मतलब सारे दोष भी यहाँ पर बैलेंस्ड रहेंगे। आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि कब दोष की प्रधानता रहती है। ये देखो, यहाँ ये चीज सही है लेकिन यहाँ ये चीज सही नहीं है। इसके चक्कर में हम याद रखेंगे कि कहाँ कौन सी चीज बैठ सकती है और कहाँ कौन सी चीज नहीं बैठ सकती। अब क्रूर कोष्ठ वात प्रधान होते हैं, वात 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 कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन यहाँ पर वात के साथ श्लेष्मा भी है,
वात के साथ क्या है, श्लेष्मा भी है। तो चलो इसको रिवाइज करेंगे, स्क्रीन से हटा जाएगा। अब मुझे बताओ आप कि आचार्य चरक पहले किसको नहीं मानते हैं, मध्यम को नहीं मानते, ओके ठीक है। फिर उसके बाद मृदु के लिए कौन सा दोषिक डोमिनेंस बताया है सबसे ज्यादा, क्या पित्त बताया है, ठीक है। ये किसका मत है, आचार्य सुश्रुत का मत है। तो आचार्य चरक का मत क्या है, उन्होंने तीनों दोषों के लिए अपने अपने पॉइंटर्स दिए हैं। और मध्यम दोष के लिए आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, सम रहना चाहिए सब कुछ। और अब बात आती है क्रूर कोष्ठ की, तो क्रूर कोष्ठ में भी आचार्य सुश्रुत का स्पेसिफिक पॉइंट आता है कि उन्होंने बात तो बढ़ा बढ़ा बताया है, उसके साथ कव भी बढ़ा हुआ बता दिया, ठीक है। रिवीजन से चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब सम्यक शुद्धि के लक्षण ये हम जब समझते हैं उसको कि सम्यक क्या है, जब भी जो चीज हमने डिजायर करी थी, हमने जिस चीज की इच्छा रखी थी, वैसी शुद्धि अर्थात वमन, विरेचन और वृष्टि में जो हमारा डिजायर्ड कर्म है, उसके डिजायर्ड लक्षण या वो सही तरीके से हुआ है, उसे सम्यक शुद्धि के लक्षण बोलेंगे। वमन में क्या होता है, वमन में हम ऊर्ध्व से शरीर के दोषों को निकालते हैं। तो आचार्य सुश्रुत उसमें बोल रहे हैं कि कौन सा क्रम, क्या क्रम रहेगा उसका यहाँ पर निकलने का। सबसे देखो उसके मुंह से कोई चीज निकल रही है तो क्या होगा, प्रसेक होगा। उसके बाद क्या होगा, औषध, क्योंकि हमने उसको जब वमन का हम वो प्रोसीजर पढ़ते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि हाँ वो वॉमिट करता है, क्या करता है, वॉमिट करता है। पहले वो चीज निकलती है जो चीज हमने उसको अभी दी है, हम उसको वमन औषधि पिलाते हैं तो वो हमारी औषधि पहले निकलेगी। फिर उसके बाद हमें पता है जो अंत में निकलती दैट इज वायु। और इसको याद करने का मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ ये सारी चीज कि अगर वमन है तो वो कफ के लिए है, तो कफ पहले निकलेगा और पित्तांत शुद्धि हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर भी चलो औषध उन्होंने माना, कफ भी उन्होंने माना, पित्त भी माना, सिर्फ क्या नहीं माना, उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज चीज बोल दी थी, वो थी प्रसेक। और आचार्य शारंगर इसके लिए क्या बोल रहे हैं, उन्हें कह दिया कि बलाश बोल दिया पहले, क्या बोल दिया, बलास अर्थात कफ, कफ पहले बोल दिया, औषधि से भी पहले उन्होंने बोल दिया कफ। तो ये चीज हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट बोल रहा है, कैसे हमने उसको औषधि निकाली, क्या निकलने पे शुद्ध होता है, जब बात निकल जाती है तभी चीजें फाइनल स्टेज पर पहुंचती है। लेकिन अगर बलास पहले निकालते हैं वो उल्टा सीधा काम आचार्य शारंगर का समझ लेना चाहिए, जहां चीजें समझ में ना आए, ठीक है। श्वेद, प्रसेक, औषध, कफ, पित्त और वात आचार्य शारंगर बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, सॉरी, आचार्य अष्टांग संग्रह में चीज बोल रही जा रही कि पहले चलो स्वेदन होगा आपको, बाकी बाकी सीक्वेंस तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार ही है। अब विरेचन की बात कर लेते हैं कि विरेचन के लिए क्या होगा। आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मूत्र आएगा, देन पुरीश, और फिर पित्त आएगा। औषध तो आपने बाद में दी है ना, और वो ऊपर वाले ट्रैक से आ रही है, कौन से ट्रैक से आ रही, ऊपर से, तो पित्त नीचे था तो पहले ये आ गया और फिर औषध निकली। चीजों को समझना, मूत्र नीचे ही है, फिर पुरीश आएगा, फिर हमारा पित्त है, औषधि हमने ऊपर वाले ट्रैक से दी और दवा मतलब एंड प्रोडक्ट जो है हमारे नीचे वाले ट्रैक से आ रहा है। और अगर विरेचन जो है वो पित्त की चिकित्सा है तो कफांत होगा ना, तो यहाँ क्या हो गया, हमारा कफ हो गया। फिर आचार्य चरक क्या बोल रहे हैं, इन्हें वो वित्त की संज्ञा दे दी और यहाँ पर उन्हें बहुत इजी में लिखा है कि हाँ पित्त निकलेगा, उन्हें औषध का वर्णन ही नहीं किया, कब आ रही है औषध उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहले आएगा पित्त, फिर कफ और फिर अनिल, हमारी बात इज लास्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, लास्ट पॉइंट हमारा जो बोल रहा है मलपी, औषध और कफ, ठीक है। उन्होंने पिछली बार हमारे साथ क्या किया था, कफ को उठा के पहले रख दिया था, ऐसे ही उन्होंने पित्त को उठा के पहले रख दिया है, उसमें उन्होंने कफ को उठा के पहले रख दिया था। इस बार अब देखो मल तो पहले आएगा ना, मल तो वहां पे है ऑलरेडी, तो मल पहले आएगा, देन पित्त, देन वात। और अष्टांग संग्रह में क्या मिलता है, वात, मूत्र, पुरीश, पित्त और कफ और वात। पहले वात बोल दी इन्हें कि वात मूत्र के साथ आ रही है, फिर पुरीश भी आएगा, देन पित्त विल कम, और कफ और वात जो हमारा नॉर्मल सीक्वेंस है। अब यहाँ पर इस पेज का लास्ट टॉपिक वो जो हमें मिलता है वो है पंच कर्म उपरांत परिहार काल, कि आपने एक बार डिजायर संशोधन करा दिया, संशोधन कराने के बाद आपको कितना टाइम लगेगा परिहार करने में, अर्थात जो नॉर्मल लोग परहेज करने में बोलते हैं कि अगर ये व्याधि हुई तो डॉक्टर साहब परहेज कितने दिन चलेगा, तो हम आचार्य चरक की जिस चीज को करवाया गया है उस काल से द्वितीय काल तक, द्वितीय जितना टाइम, अगर हमने 10 दिन ट्रीटमेंट चलाया तो 20 दिन परहेज,
और आचार्य सुश्रुत बोलते हैं 1 मास या पुनः बलवान होने तक, जब तक आपके शरीर में उतनी एनर्जी ना आ जाए जितनी आपके शरीर में डिजायर्ड है, जब तक आपको परहेज करना है और मुख्यतः 1 महीने तक। तो थैंक यू सो मच फॉर एंड स्टे कनेक्टेड फॉर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट फॉर आयुर प्रेरणा।